3 फरवरी 2023 का पेपर, क्वेश्चन पेपर सीटीपी का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी सुई पकड़ना, ऑप्शन सी तेज चलना, ऑप्शन डी धागे में मोती पिरोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेज चलना। स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपने बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 2, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। ऑप्शन ए जटिल से सरल की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी केंद्र के बराह की ओर, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्र से बराह की ओर। एक्सप्लेनेशन। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर आता है। जैसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय और इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 किताबें, ऑप्शन 3 मीडिया, ऑप्शन 4 माता पिता। इसका आंसर होगा विद्यालय, किताबें और मीडिया। 1, 2, 3 देखो। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। द्वितीयक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से शुरू होता है। यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। विद्यालय, किताबें व मीडिया समाजीकरण के द्वितीय कारक है जो कि बच्चे को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बच्चों की मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों का विकसित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन 4, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियात्मक प्रक्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। एक्सप्लेनेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं जो 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर तक विकसित होती है तथा वे अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझने लगते हैं तथा उनमें संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल विकसित हो जाता है। क्वेश्चन 5, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, ऑप्शन बी
नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी प्रतियोगी प्रभावना, ऑप्शन डी कार्यात्मक स्थिरता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीखने के लिए तत्परता। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया और बताया कि बच्चों को कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वे संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण तक नहीं पहुंच जाते। क्वेश्चन 6। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी, ऑप्शन बी यंत्रीय उद्देश्य उन्मुखी, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था उन्मुखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन सी प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, ऑप्शन डी अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। एक्सप्लेनेशन। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, जिसकी सहायता से विद्यार्थी समस्या का वास्तविक हल ढूंढने में सक्षम हो पाए, क्योंकि संकेतों के माध्यम में बच्चे प्रश्नों के संभावित हल को चरणबद्ध तरीके से जोड़ कर वास्तविक हल तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 8। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? सामाजिक पृथक्करण की, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन सी कंठ स्थिरीकरण,
ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। एक्सप्लेनेशन। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की अनुशंसा की है और बताया कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक है। वाइगोस्की के अनुसार बालक सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है तथा वयस्की और समवयस्कों के साथ परस्पर अंत्यक्रिया से सीखता है, जिसके फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। अतः बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन 9। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी को, अभिभावक को, ऑप्शन बी सी अध्यापक को, परीक्षाओं को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परीक्षा विद्यार्थी को। एक्सप्लेनेशन। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग और खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। यह सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। अतः प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को स्थान देती है। क्वेश्चन 10। अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनके अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? ऑप्शन ए स्थानिक के, ऑप्शन बी प्राकृतिक के, ऑप्शन सी संगीतात्मक के, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक के। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक के। अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के लिए अवसर देने चाहिए, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की मनोदशा या परियोजना को समझने में सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, व्याख्याता, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। क्वेश्चन 11। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए, ऑप्शन सी चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए, ऑप्शन डी विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाने चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सके या सीखने का प्रयास करें। सहयोगात्मक अधिगम बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, मौखिक संचार, स्वप्रबंधन और नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं। क्वेश्चन 12। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, ऑप्शन बी जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, ऑप्शन सी जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। किसी लिंग विशेष जैसे पुरुष अथवा महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है, और यहाँ लड़कों को अधिक शक्तिशाली समझते हुए शिक्षक द्वारा लड़कियों को
अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दिया जा रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि अध्यापक जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्वेश्चन 13, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। ऑप्शन बी, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। ऑप्शन डी, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम कर सके, जबकि समूह बनाना, उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उनका वर्गीकरण करना तथा मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये सभी तरीके बच्चों के अधिगम में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन 14, रचनात्मक आकलन का आकलन कब किया जाता है? केवल सत्र के आरंभ में। ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। ऑप्शन सी, केवल सत्र के अंत में। ऑप्शन डी, केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के लिए जो पूरे सत्र के दौरान होता है। एक्सप्लेनेशन, रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करना होता है। ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार सतत होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए कार्य छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ये पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है? ऑप्शन ए, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन बी, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन डी, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, समालोचनात्मक चिंतन के तर्क या तर्क को नई अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। यह तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह ऐसे प्रश्नों को बढ़ावा देता है जिनके केवल एक रटे रटाए उत्तर न आए, अपितु छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त किए जा सके। समालोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। अतः आप अपने शहर में पानी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे? प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। क्वेश्चन 16, समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सम्मान। ऑप्शन बी, आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन सी, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का नामीकरण और पृथकीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए समान होना। एक्सप्लेनेशन, समावेशन शब्द सभी छात्रों को उनकी सामाजिक
पहचान के बावजूद उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। यह विविधता को महत्व देता है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान प्रदान करता है। समावेशन सभी प्रकार के बच्चों को कक्षा तक लाता है और सभी को सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन 17 पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्येक रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भावनात्मक विनियमन में, ऑप्शन बी शारीरिक समन्वय में, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रियाओं में, ऑप्शन डी लिखित विषय वस्तु बोध में। इसका आंसर होगा लिखित विषय वस्तु बोध में। इसका आंसर डी। एक्सप्लेनेशन पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। अतः पठन वैकल्य से ग्रसित छात्रों को लिखित विषय वस्तु बोध में प्रत्येक रूप में चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन 18 संवलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास खाली स्थान का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने, ऑप्शन बी सामाजिक संप्रेषण, ऑप्शन सी स्वयं को बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करने में, ऑप्शन डी नैदानिक में जल्दी परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक सामंजस्य में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने से। संवलीनता से ग्रसित विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। ऑटिज्म ऐसा रोग है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं तथा लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थी सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। वह चीजों को दोहराते हुए बोलते हैं, इसलिए उसका संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। क्वेश्चन 19 दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन ए श्याम पट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, ऑप्शन बी स्पर्शग्राही मानचित्र देना, ऑप्शन सी उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, ऑप्शन डी अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षा लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन दृष्टिबाधित बालक वह होते हैं जो अपनी आंखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। अतः ऐसे बच्चों के साथ शिक्षण करते समय उनके आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेने से बचना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षा दृष्टिबाधित बच्चों के अधिगम को पूर्णतः आकलित नहीं कर पाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे लिखित परीक्षण में स्वयं को असहज महसूस करते हैं, जिससे कि वे परीक्षण के मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के शिक्षण में श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक व्याख्या को शामिल करे, उन्हें स्पर्शग्राही मानचित्र प्रदान करे तथा उन्हें सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति दे जो उनके अधिगम में साधक हो सके। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? ऑप्शन ए औसत से अधिक बुद्धि स्तर, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ऑप्शन सी कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी
जानकारी को ऑप्शन डी, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आशय उन विद्यार्थियों से है जो अनिवार्य रूप से असाधारण है और शारीरिक या संज्ञानात्मक पहलुओं में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं तथा सामान्य बुद्धि स्तरों में श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। उन विद्यार्थियों की सोच अपसारी होती है और ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें अपनी कक्षा नीरस लगती है क्योंकि ये विद्यार्थी अपनी साथियों की तुलना में चीजों को तेजी से सीख लेते हैं। अतः जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन होना प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन 21। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के खाली स्थान परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए वृद्धि बोधक एक सक्रिय, ऑप्शन बी अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, ऑप्शन सी वृद्धि बोधक एक निष्क्रिय, ऑप्शन डी अस्तित्व बोधक एक सक्रिय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि बोधक एक सक्रिय। एक्सप्लेनेशन। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धि बोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्ष का निर्माण हो सके तथा विद्यार्थी अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। क्वेश्चन 22। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी बोरियत। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोरियत। एक्सप्लेनेशन। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा बोरियत का अनुभव करने की संभावना है। किसी गतिविधि से असंतुष्ट महसूस करना या उसमें रुचि न लेना बोरियत का कारण बन सकता है। यह तब भी हो सकता है जब विद्यार्थियों को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन 23। स्कूल अध्यापिका रीचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन। स्कूल अध्यापिका रीचा अपने विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, तो इसके लिए उसे प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान बच्चों को यह बताता है कि उन्हें चीजों को कैसे करना है तथा अधिसंज्ञानात्मक कौशल विद्यार्थियों के चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं एवं बच्चों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का समाधान करने में सहायक है, जहां एक बच्चे का अपने संज्ञान पर सक्रिय नियंत्रण होता है। क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए
अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। ऑप्शन सी, कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय परिविधियां। ऑप्शन डी, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान न रखती हो। इसका आंसर होगा बी, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। सामाजिक रचनावादी कक्षा से तात्पर्य ऐसे कक्षा कक्ष में है जहां छात्रों को रटकर सीखने, याद रखने और याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं होती। ऐसी कक्षाओं में छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश भी सामाजिक रचनावादी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 25। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश समूह उन्नत करता है। ऑप्शन ए, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा सही। ऑप्शन 2, अपने विचारों पर विमर्श चिंतन सही। ऑप्शन 3, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण गलत। ऑप्शन 4, ज्ञान का मात्र पुनर्उत्पादन, ये भी गलत। इसका आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। एक्सप्लेनेशन। यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा तथा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन समूह उन्नत करता है तो विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। ऐसा परिवेश विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हैं जिससे वे स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं और अर्थात अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। क्वेश्चन 26। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। ऑप्शन बी, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। ऑप्शन सी, जो संदर्भ से हटकर हो। ऑप्शन डी, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो।